आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल का लेक्चर नंबर 03, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल द के विषय में। आर्टिकल द का जो यूज़ होता है ना, वो बहुत ही स्पेशल होता है। इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी बच्चों को होती है कि कब आर्टिकल द लगाएं, कब आर्टिकल द नहीं लगाएं। तो मैं इस लेक्चर में आपको आर्टिकल द कहाँ यूज करना है वो मैं पूरा का पूरा उसका यूज केस समझा दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत साधारण शब्दों का इस्तेमाल करके आपको आर्टिकल द के विषय में पूरा डिटेल दे पाऊँ। सो आर्टिकल द पे जंप करते हैं। आर्टिकल द होता क्या है? जैसे ही हम आर्टिकल पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको पता है कि आर्टिकल का काम ही है यार कि वो नाउन के पहले आके नाउन की डेफिनेट या इनडेफिनेट स्थिति को बताने की कोशिश करता है। तो आर्टिकल द का जो काम होता है ये है नाउन की डेफिनेट स्थिति को बताता है, इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल भी बोलते हैं। डेफिनेट, अब ये शब्द जैसे ही हमने बोला डेफिनेट ना, फिर ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता। डेफिनेट बोलने के बाद बात थोड़ी और आगे गहरी हो जाती है कि कब कब नाउन डेफिनेट होगा, क्योंकि आर्टिकल द आपको एक लाइन में ये तो पता चल गया कि आर्टिकल द लगाओगे कब, जब नाउन को डेफिनेट करना हो। तो सेंटेंस में जो नाउन मेंशन होता है वो नाउन घूर के बताता तो है नहीं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई वो बाहर निकल के आए बताए यार मैं डेफिनेट हूँ, मेरे पहले आर्टिकल द लगाओ, ऐसा तो नहीं ना बोलता है। सेंटेंस के अंदर आपको पहचानना होता है कि यहाँ पे नाउन डेफिनेट स्थिति में है, तभी आप आर्टिकल द लगाते हो। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो तब आपको आर्टिकल द का यूज केस पहचानना होता है कि यहाँ पे सही लगा हुआ है या सही नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे केस में मतलब सेंटेंस के अंदर नाउन देखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये नाउन डेफिनेट है या ये नाउन इनडेफिनेट है। तो मैं आर्टिकल द को ना थोड़ा सा कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ डेप्थ में स्टडी करने के लिए, क्योंकि अगर चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है तो थोड़ा सा उसकी कैटेगरी बांटनी पड़ेगी। तो आर्टिकल ड में जब हम बात करते हैं तो देखो, जो नाउन आपका होता है किसी सेंटेंस में जब आपको मिलेगा तो एक तो आप ऐसे समझो कि कुछ फैक्ट है, कुछ फैक्ट बेस्ड नाउन पहचानोगे, कुछ फैक्ट बेस्ड नाउन आप पहचानोगे, और वो फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि अगर ये नाउन का टाइप दिखाई देता है तो आपको पहले से ही डेटा याद रखना पड़ेगा कि ये नाउन डेफिनेट होते हैं। और इसकी जो दूसरी कैटेगरी होती है वो दूसरी कैटेगरी होती है जब आपको सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना होता है। सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना होता है, और कैसे अंडरस्टैंड करोगे, कुछ ना कुछ क्लू दिया होता है सेंटेंस के अंदर। तो क्लू बेस्ड सेंटेंस होता है जिसके अंदर आपको पहचानना होता है कि नहीं यहाँ पे जो है नाउन आपका डेफिनेट है, यहाँ पे आपको आर्टिकल द लगाना है। तो फैक्ट बेस्ड नाउन, जैसे अगर मैं बोलूँ, मैं आपको नाम लिखूँ कुछ जो आप लोगों को याद है, जैसे मैं बोलूँ ताजमहल। ताजमहल, आपको पता है ताजमहल अपने आप में यूनिक है और फिक्स है, तो ताजमहल के पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। अगर मैं बोलूँ लाल किला, अगर मैं बोलूँ लाल किला, तो आपको आर्टिकल द इसके पहले यूज करना होता है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये फैक्ट है, ये मतलब पहले से क्या है, फिक्स है, फिक्स है और फैक्ट है। जैसे मैं बोलूँ गंगा, जैसे मैंने बोला गंगा, तो आप इसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो, द गंगा। अगर मैं बोलूँ जमुना, अगर मैं बोलूँ जमुना, तो आप इसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो, द जमुना। अब देखो ये क्या है, ये मॉन्यूमेंट्स हैं, और ये क्या है, ये आपके रिवर है। तो कुछ डेटा आपको मेमोराइज करना पड़ता है, उन डेटा के पहले आर्टिकल द का आप इस्तेमाल करते हो। और कुछ सेंटेंस के अंदर क्लू दिया रहता है जिससे आपको पता चलता है कि ये जो नाउन है वो नाउन होता है डेफिनेट नाउन। अब मैं डिटेल में लेके चलूँ उसके पहले मैं जो प्रीवियस लेक्चर अपन लोगों ने पढ़ा है उस प्रीवियस लेक्चर के विषय में थोड़ा पीछे साइड घूमना पसंद करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। देखो, दो टर्म मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। एक तो जैसे आपने पढ़ा है नाउन, और दूसरा पढ़ा है आपने मॉडिफायर। मॉडिफायर, देखो एक मॉडिफायर तो बहुत सिंपल सा मॉडिफायर पढ़ा है आपने नाउन का, कि इसका एक मॉडिफायर होता है जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, जो नाउन के पहले यहाँ पे आके लगा रहता है। यहाँ पे हम एडजेक्टिव लगा देते हैं, ये आ जाता है। और एक मॉडिफायर और होता है जिसको हम बोलते हैं, मतलब आप ऐसे समझो, इसको बोलते हैं एग्जेक्टिव फ्रेज। एग्जेक्टिव फ्रेज, और ये जो एग्जेक्टिव फ्रेज बनता है ये कई बार क्या होता है कि आप देखोगे कि नाउन के बाद आपको देखने को मिलेगा लगा हुआ। और जब हम बात करते हैं फ्रेज की तो इसमें एक से ज्यादा वर्ड होते हैं। अब जैसे मैंने लिखा मैन, मैन, अब इसके बाद मैंने लिखा इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर, मैन इन द कॉर्नर। सेंटेंस आगे कुछ भी हो सके, इस सेंटेंस को समझिए।
मैन इन द कॉर्नर, ये बहुत ज़्यादा टच ले रहा है। मैन इन द कॉर्नर, जैसे मैंने बोला मैन तो आपको लगा हम बोल रहे हैं आदमी, जैसे उसके बाद हमने बोला इन द कॉर्नर। अब ये जरा ध्यान से देखिए, हमने इन द कॉर्नर क्या किया है, इन द कॉर्नर ये किसके लिए लगाया है, मैन को ही हम डिफाइन कर रहे हैं ना, आदमी, लेकिन कौन सा आदमी, जो कॉर्नर में खड़ा है। ये क्या है आपका, ये है एग्जेक्टिव फ्रेज, ये है एग्जेक्टिव फ्रेज। ये किस लिए आया है, ये आया है इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। क्या आया है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो जब इस तरीके का एग्जेक्टिव फ्रेज पीछे जोड़ा जाता है तो इस केस में जो आपका ये नाउन होता है ना, अब ये स्पेसिफाई कर दिया गया। अब क्या किया गया, अब इसको फिक्स कर दिया गया। अब अगर इसको फिक्स कर दिया गया तो इसका ये मतलब है कि अब इसके पहले जो आर्टिकल है वो आर्टिकल आप ऐड करोगे, और इसके पहले क्या आर्टिकल ऐड करोगे, आर्टिकल ऐड करोगे द। अब ये जो मॉडिफायर आता है, ये जो मॉडिफायर आता है, ये सेंटेंस के अंदर आपको पहचानना पड़ेगा, ये सेंटेंस के अंदर पहचानना पड़ेगा। जैसे दो एग्जांपल मैंने और लिया है, जैसे लिखा है वी हैव हेल्प द मैन, वी हैव हेल्प द मैन। अब ये देखो ये मैन है, इस मैन के पहले आर्टिकल द हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। क्यों, जैसे ही हमने यहाँ पे बोला मैन, उसके बाद यहाँ पे एक बात और जारी की गई है, हु यू मेट देयर, हुम यू मेट देयर। वी हैव हेल्प द मैन, हमने एक आदमी की मदद की, और आगे पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा का पूरा फ्रेज है जो कि इस मैन के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आया है। ये क्या है, ये मॉडिफायर है। और अगर नाउन का मॉडिफायर हो तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जेक्टिव फ्रेज, एग्जेक्टिव फ्रेज। लेकिन यहाँ पे अगर आपने प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ लिया है तो टेक्निकली ये देख रहे हो ये है क्या, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ये क्या आता है, ये आता है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। तो जो एंटीसीडेंट के बाद, एंटीसीडेंट अगर आपका नाउन है, एंटीसीडेंट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन लगा के जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आगे लिखी रहती है ना, वो एग्जेक्टिव फ्रेज की तरह काम करता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे जब आपको नाउन देखने को मिले तो इसका ये मतलब है इसके पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। एक ये केस समझ में आया, जो इन लगा के आगे डेटा दिया गया है। दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन लगा के आगे डेटा दिया गया है। दूसरा जरा सा ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल, ही लॉस्ट द फोन, ही लॉस्ट द फोन दैट यू बॉट यस्टरडे। अब यहाँ पे इस देखो फोन को स्पेसिफाई किया गया है, उसने वाला फोन खो दिया जो तुम कल ले आए थे। उसने कोई सा फोन नहीं खोया है, मतलब उसने कोई सा भी फोन नहीं किया है, कोई रैंडम फोन नहीं किया है, उसने वाला फोन खोया है जो कल आप लाए थे। तो ये जो फोन है ना, इसको फिक्स कर दिया गया है, ये वही वाला फोन है जो कल जो है खरीद के ले आए थे। अब यहाँ पे जो मैन है ये कोई मैन नहीं है, ये मैन फिक्स है। जब हम मैन की बात कर रहे हैं तो कोई मैन हो सकता है, लेकिन जैसे ही आपने एग्जेक्टिव फ्रेज लगाया, जैसे आपने यहाँ पे मॉडिफायर ऐड किया, ये मैन क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा एग्जेक्टिव फ्रेज ऐड किया आपने, वो इस फोन को क्या कर रहा है, वो फिक्स कर रहा है। इसके पहले देखो यहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया, इसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया है। तो आर्टिकल द का इस्तेमाल उन सभी जगहों पे करते हो जहां पे आपका नाउन डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। एक कैटेगरी आपको मिलेगी जो फैक्ट बेस्ड होगी, दूसरी जो कैटेगरी मिलेगी वो कैटेगरी मिलेगी जो है आपको कभी प्रीपोजिशन लगा के एग्जेक्टिव फ्रेज बनाया जाएगा, कभी रिलेटिव प्रोनाउन लगा के एग्जेक्टिव फ्रेज बनाया जाएगा। अच्छा, मैं कुछ इस पे कीवर्ड्स आपको बता देता हूं जो आपको याद रखना पड़ेगा, पॉइंटर्स के फॉर्म में बता देता हूं जो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, एक तो यहाँ पे समझ गए हो ना कि मैन इन द कॉर्नर, इनके साथ कोई डिटेल प्रीपोजिशन, वैसे तो प्रीपोजिशन लगा के डिटेल दिया जाता है, सारे प्रीपोजिशन के साथ नहीं, आपको समझना भी पड़ेगा। सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन लगा के जब भी ऐड किया जाता है तब आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे, और रिलेटिव प्रोनाउन लगा के जब एंटीसीडेंट के विषय में डिटेल किया जाता है तो एंटीसीडेंट के पहले आर्टिकल द का यूज केस समझ के फिर वहाँ पे लगाओगे कि हाँ वहाँ पे उसको फिक्स किया गया है तो आप डालोगे। तो ये जो होता है वो सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग पे होता है। जो ये क्लू दिया होता है, ये क्या है, ये क्लू है। ये क्लू देख के आपको पहचानना होता है कि सेंटेंस के अंदर आपको आर्टिकल द लगाना है। तो अब इस पूरी चर्चा को हमको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। बात तो समझ गया ना, एक तो हो गया कि आपका फैक्ट बेस्ड है और एक हो गया सेंटेंस के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। सेंटेंस के अंदर क्लू दिया रहेगा कि नाउन को यहाँ पे डेफिनेट किया गया है, और अगर नाउन को डेफिनेट किया गया है तो इसका ये मतलब है कि आपको नाउन के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। तो वन बाई वन दोनों कैटेगरी को आपको डिटेल और डेप्थ में चल के पढ़ना पड़ेगा। पहली कैटेगरी जो मैं पिक कर रहा हूँ वो पिक कर रहा हूँ फैक्ट बेस्ड नाउन। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्ट बेस्ड नाउन है जिनके पहले आर्टिकल द का आपको इस्तेमाल करना ही करना है। फिर उसके बाद हम डिटेल इसमें चलेंगे और थोड़ा सा जो वेरिएशंस होते हैं उन वेरिएशंस को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें
कि फैक्ट बेस्ड, देखो दीज आर द फैक्ट। जैसे हम बात करें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जैसे रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, तो जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है जो अपने आप में यूनिक होती है, जो फिक्स होती है, उनके पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, इस तरीके से बहुत सारे जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो सकती है। जैसे रिवर्स के नाम हो गया द गोदावरी, द सिंधु, द गंगा, द यमुना, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए, द लक्षद्वीप, द अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सब अपने आप में यूनिक हैं। होली बुक्स के नाम द रामायणा, द महाभारता, इस तरीके से जो है द बाइबल, जितने भी आपके होली बुक्स होते हैं सबके पहले आप क्या लगाते हो, आर्टिकल द। इन्वेंशंस कोई हो गया, द माइक्रोस्कोप हो गया, द टेलीफोन हो गया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, द गिटार हो गया, द वायलिन हो गया। एयरवेज हो गए, द इंडिगो एयरवेज हो गया, द एयर इंडिया हो गया। ट्रेन्स हो गए, द कालका एक्सप्रेस हो गया, द नेताजी एक्सप्रेस हो गया। डायनेस्टी हो गई, द खिलजी की डायनेस्टी हो गई, द मुगल डायनेस्टी हो गई। तो ये सब फैक्ट बेस्ड है। अब इनको क्या करना होगा, आपको वन शॉट गो थ्रू करना पड़ेगा। वैसे जो जनरल ये फैक्ट्स होते हैं ये आपके एग्जामिनेशन में आते नहीं हैं, जो इनके क्रिटिकल या एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उनसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब उस पूरे दौरान जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये सब आपको स्कूल के कैरिकुलम में पढ़ाया जाता है। उस वक्त ये चीज़ें हम पढ़ते तो हैं पर भूल जाते हैं, तो वन शॉट आप इसे रिवाइज कर लो। सब बच्चों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, जिसने बहुत लापरवाही किया होगा उसने भी पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत डेटा तो आपको याद रहना चाहिए, एक बार रिवीजन तो हो ही जाना चाहिए। सेलेस्टियल बॉडीज की बात करें, द अर्थ हो गया, द सन हो गया, द जुपिटर हो गया। सेलेस्टियल बॉडीज अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो जो आपके आसमान में तैरते हुए सब पिंड्स होते हैं, उल्का पिंड्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो सारे हेवनली बॉडीज बोले जाते हैं या सेलेस्टियल बॉडीज बोले जाते हैं। ट्रॉफीज या कप्स हो गई, जैसे द रणजी ट्रॉफी हो गई, द फेडरेशन कप हो गया, द इंडियन प्रीमियर लीग हो गया, तो इनके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। होटल्स के नाम के पहले द ओबराय हो गया, द ताजमहल हो गया, तो ताजमहल पैलेस ये होटल के नाम है। इसी तरीके से अगर न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया होगा, देखा होगा ना आपने। अब यहाँ पे देखो ये टाइम्स लिखा हुआ है और ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, द टाइम्स लिखा हुआ है और ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। एक तो आप ये भी समझिएगा कि आपके एग्जामिनेशन में सबसे जो बड़ा क्लू मिलता है वो ये मिलता है कि जब भी प्रीपोजिशन ऑफ लगा के आप कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड करने की कोशिश करते हो ना, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है नाउन होता है, इसका मॉडिफायर होता है, और इस नाउन के पहले आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो आर्टिकल द है ये किसी भी नाउन के पहले लगा दिया जाता है, चाहे आपका काउंटेबल की कैटेगरी हो, चाहे अनकाउंटेबल की कैटेगरी हो, वो कहीं पे भी लगा दिया जा सकता है। जैसे मैं बोलूं कॉटन, कॉटन क्या होता है, कॉटन आपका एक मटेरियल है। मटेरियल के पहले इन जनरल हम नहीं लगाते जब हम जनरल कॉटन की बात करें तो, लेकिन अगर मैं बोलूं कॉटन ऑफ इंडिया, कॉटन ऑफ इंडिया, तब हम कॉटन ऑफ इंडिया नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा द कॉटन ऑफ इंडिया। रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि ये कॉटन को फिक्स कर दिया गया है। ये कॉटन जब हम बोलते हैं तो जनरल कॉटन हो गया, किसी भी देश में पाया जाने वाला। जैसे हमने ऑफ इंडिया बोल दिया, इसका ये मतलब हो गया कि हम इंडिया के कॉटन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कॉटन फिक्स हो गया, इस वजह से आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी ऑफ लगा के डिस्क्रिप्शन अगर मेंशन हो तो समझ जाइएगा कि आपको इसके पहले आर्टिकल द लगाना है। ये एक सबसे बड़ा क्लू है जो आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा और अक्सर करके ये मिलता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें रिलीजन की, हिंदूज, द मुस्लिम्स, इनके पहले लगता है पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, द समाजवादी पार्टी, द बीजेपी लिखते हैं, द आम आदमी पार्टी। कैनाल्स के नाम हो गए, द इंदिरा गांधी कैनाल हो गया। डिजर्ट्स हो गया, द सहारा डिजर्ट हो गया, द थार डिजर्ट हो गया। ऐसे जितने भी डिजर्ट है सबके पहले लगता है। बीज हो गया, द बे ऑफ पर्सिया, द बे ऑफ बंगाल। ओशियंस के पहले द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन इनके पहले लगता है। सीज के पहले लगता है, डेट्स के पहले लगता है द 25 ऑफ अक्टूबर। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि कंसेप्ट क्या है। ये लिखा हुआ ना द 25 ऑफ अक्टूबर, अगर हम 25 लिखें इट्स ओके, लेकिन जैसे ही हम अक्टूबर महीने में 25वीं तारीख को अगर स्पेसिफिक करने लगेंगे ना, तो ये डिस्क्रिप्शन है इसका। 25 किस अक्टूबर महीने के 25 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है आर्टिकल द का आप इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा बात करें तो पोस्ट के पहले, जैसे सीईओ एक बड़ा पोस्ट होता है, तो ये जब बड़े पोस्ट होते हैं ना स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि सीईओ जनरल पोस्ट नहीं है। आपकी कंपनी में सीईओ का, किसी भी कंपनी में मतलब एक सीईओ का पोस्ट होता है। डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एक होते, मतलब एक से ज़्यादा होते हैं डायरेक्टर किसी भी कंपनी में, लेकिन डायरेक्टर का पोस्ट सबसे ऊंचे ओहदे का होता है। तो जितनी बड़ी पोस्टें होती हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर्स होते हैं, उनके पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो, जैसे द जनरल मैनेजर। तो जैसे जैसे पोस्ट बड़ी होती जाती है उसको ज़्यादा स्पेसिफिक और डेफिनेट करने के लिए आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। और एक चीज आप ऐसे समझना, जो आप पोस्ट का नाम लिख रहे हो, तो जैसे मैंने बोला कि सीईओ, और सीईओ के बाद अगर हम बोले डायरेक्टर, देखो ये जब पोस्ट की आप बात करते हो ना, तो इसका दो तरीके का सेंस दे सकते हो। इसका दो तरीके का सेंस दे सकते हो। एक दे सकते हो जनरल सेंस,
जनरल सेंस, और दूसरा सेंस दे सकते हो जिसको कह सकते हो आप फिक्स सेंस है। अब जनरल और फिक्स सेंस का मतलब क्या है? जैसे मैं बोलूँ आई एम द CEO ऑफ माई कंपनी, मैं अपनी कंपनी का CEO हूँ, आई एम द CEO ऑफ माई कंपनी, ये हो गया। लेकिन अगर मेरे पापा जी ने बोला, मतलब बचपन में ख्वाब दिखा रहे हैं कि बेटा तू एक दिन किसी कंपनी का CEO बनेगा, ये पापा की एक जनरल थॉट है। जनरल थॉट क्या है कि मैं कभी किसी भी कंपनी का CEO बन जाऊंगा, जरूरी नहीं है कि मैं अपनी कंपनी का CEO बनूं, क्योंकि हर आदमी जरूरी नहीं कि अपनी कंपनी का CEO बनता है। क्योंकि सुंदर पिचई की अगर बात करें तो गूगल के CEO हैं, गूगल उनकी कंपनी नहीं है। तो ऐसे अगर आपको जनरल आइडिया डिस्कशन करना हो तो आप क्या कर सकते हो, आप आर्टिकल ए का इस्तेमाल करके जो है पोस्ट मेंशन कर सकते हो। अगर आपको फिक्स शो करना है तो आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। जैसे यहाँ पे देखिएगा, द आइडिया दैट ही शुड बिकम ए डायरेक्टर केम फ्रॉम हिज फादर, कि वो एक दिन एक डायरेक्टर बनेगा, ये आइडिया आया कहाँ से? ये आइडिया उसके फादर से आया। तो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कंपनी के डायरेक्टर की बात नहीं हो रही है, जनरल डिस्कशन हो रहा है। तो जब जनरल डिस्कशन होता है तो आप पोस्ट के पहले आर्टिकल ए का भी इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि पोस्ट के पहले आर्टिकल द इस्तेमाल करना है, आर्टिकल ए इस्तेमाल करना है। ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है। अगर मैं बोलूँ आई एम द CEO ऑफ माई कंपनी, मैं अपनी कंपनी का CEO हूँ, यहाँ पे मेरा जो ये कंपनी मेरी है, मैं CEO के पोस्ट पर बैठा हूँ, मेरा फिक्स है, और ये स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर इस सेंटेंस की बात करोगे, इस सेंटेंस में कि वो किसी भी कंपनी का एक दिन डायरेक्टर बनेगा, ठीक है, तो ये जनरल सेंस है, जरूरी नहीं है, कुछ वेल डिफाइंड नहीं कि किस कंपनी का बनेगा। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के डायरेक्टर या CEO की बात कर रहे हो तब आर्टिकल द का आप इस्तेमाल करोगे। अदरवाइज जनरल सेंस में जब मेंशन करोगे तो आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हो आप। फिर जैसे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया, द जुडिशरी हो गया, द लेजिस्लेचर हो गया, इनके पहले आप लगाते हो। कुछ प्लेसेज है जैसे ग्रेट ब्रिटेन हो गया, यूक्रेन हो गया, नीदरलैंड हो गया, हेग हो गया, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक या किंगडम जैसे वर्ड अगर आते हैं किसी देश के नाम के पहले, जैसे द सोवियत यूनियन, द आयरिश रिपब्लिक, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इनके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। इसमें एक तरीका ये भी है समझने का कि जैसे द सोवियत यूनियन है, इनमें तो आप समझ जाओगे कि द रिपब्लिक है कहाँ का, ऑफ कॉन्गो, ये एक सिंबल है जिससे ये पता चल जाएगा कि नहीं इसके पहले आपको द लगाने की जरूरत है, यहाँ पे लगाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा द सोवियत यूनियन, द आयरिश रिपब्लिक। इससे आपको याद करना पड़ेगा कि यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक और किंगडम जैसे वर्ड अगर किसी देश के नाम में मिले तो उनके पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। देखो जो डायरेक्शन होते हैं जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो, मतलब जितने भी आपके डायरेक्शन है। लेकिन अगर डायरेक्शन के बाद अगर कोई नाउन मेंशन हो के आए तो आप डायरेक्शन के पहले आर्टिकल द नहीं लगाते हो। जैसे वेस्ट बंगाल, द वेस्ट बंगाल नहीं लिखते हो, ठीक है ना। नॉर्थन, साउथन, ईस्टर्न और वेस्टर्न के पहले नहीं लगाते हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के पहले लगाते हो। लेकिन अगर नॉर्थन, साउथन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न की बात करें तो इसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते। कुछ एग्जाम्पल देखो फटाफट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो जो डायरेक्शन होता है उसके पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। तमिलनाडु इज इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न के पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हो। ही लिव्स इन वेस्ट बंगाल, अब वेस्ट के बाद बंगाल लगा हुआ है ना, अगर यहाँ पे वेस्ट इंडिया लिखा होता, वेस्टर्न ना लिखा होता, तभी भी आप आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते। ये रूल याद रखना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, इनके पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर इनके साथ कोई नाउन अगर स्पेशली मेंशन हो जाए, कोई भी नाउन मेंशन हो जाए तो आप नहीं लगाते हो। जैसे लिखा हुआ द वेस्ट बंगाल, वेस्ट के साथ क्या लिख के आ गया है, बंगाल, ये दूसरा एक नाउन है, क्या है, दूसरा नाउन है। तो ऐसे पहले वेस्ट के पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करोगे, जो कि यहाँ पे है नहीं। देखो जो माउंटेन रेंजेज होते हैं उनके पहले भी आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। लेकिन कुछ ऐसे जो है नाम आपको एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं। जैसे अरावली का नाम एक बार आपके एग्जामिनेशन में आया था, तो अरावली माउंटेन रेंज नहीं है। तो आपको मतलब वो जो डेटा एक बार पूछ दिया जाता है, वो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने के लिए पूछ दिया जाता है, तो कुछ डेटा आपको याद होना चाहिए। और कुछ चीज़ें तो इस जैसे क्वेश्चन में जो ग्रामरियन क्वेश्चन बना देते हैं या जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन बना देते हैं, एग्जामिनर ही क्वेश्चन बनाएगा यार, कमेंट कहाँ से बना देगा। तो एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाते हैं तो कभी कभी उनको लगता है यार कि जीएस भी तो प्रिपेयर करना, चलो वो वाला स्किल सेट यूज कर देना, तो इस तरीके के क्वेश्चन में वाला स्किल सेट भी यूज कर लेते हैं। तो जैसे बात करें हिमालयस के पहले लगता है, एंड्स के पहले लगता है, एल्प्स के पहले लगता है। लेकिन अगर माउंटेन पिक्स की बात करें तो आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। माउंटेन पिक्स के पहले इस्तेमाल नहीं करते, माउंटेन रेंजेस के पहले करते हैं। तो हिमालय का है, हिमालय एक रेंज है, पूरी हिमालय एक रेंज है, पर
हिमालय रेंज है मतलब आप समझो ना कि कुछ ऐसे छोटे बड़े ऐसे करके पीक्स है, तो ये पूरा का पूरा रेंज है। इनके नाम के पहले आप द लगाते हो, लेकिन अगर किसी पीक की बात करें, किसी पीक की बात करें, तो जब पीक की बात करते हो तो इस पीक के नाम के पहले नहीं लगाते हो, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेशल नहीं है। पर रेंज पूरा स्पेशल है। हिमालय एक ही पाई जाती है, जो है एंड से एक ही पाई जाती है, एल्प से एक ही, तो पीक तो बहुत सारे पाए जाते हैं, तो पीक के पहले नहीं लगाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आई बात। अब इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे देखो ऐसे माउंट कोजियास्को, माउंट एकोनकागुआ, माउंट एवरेस्ट एंड अरावली। अब तक जो आपके एग्जाम में पूछा गया है सिर्फ अरावली पूछा गया है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये है पीक। तो माउंटेन पीक्स के पहले कभी भी आप आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद इन जो फैक्ट्स को डिस्कशन किया है, इन फैक्ट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। और इन फैक्ट्स के बाद अब आगे थोड़ा सा रूल डेप्थ में चलते हैं, जहां पे आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। तो रूल नंबर 03 यहाँ पे समझिए। रूल नंबर 03 में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी उसी स्पेशल केस का एक टाइप है। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे लिखा है शिवाजी, शिवाजी द ग्रेट। कई बार आपको मिलेगा कैसे कि आपको ये पता है शिवाजी, शिवाजी जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन के बाद कई बार क्या होता है कि हम कुछ एग्जेक्टिव ऐड करते हैं, और एग्जेक्टिव ऐड करके उसमें कुछ स्पेशल बात लेके आने की कोशिश करते हैं। तो जब एग्जेक्टिव ऐड करके कुछ स्पेशल बात लाने की कोशिश करते हैं, तो इस केस में एग्जेक्टिव के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। आइडियली होता क्या है, आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ा है वो स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ा है कि द लगाएंगे, फिर एग्जेक्टिव लगाएंगे, और फिर जो है आपका नाउन लगाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर तो लगता ही लगता है। साथ में कई बार ऐसा होता है कि पहले जो है नाउन आएगा आपका, और उसके बाद जो है एग्जेक्टिव बाद में आएगा, और आर्टिकल कहाँ पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। जैसे लिखा है शिवाजी द ग्रेट, शिवाजी द ग्रेट, ठीक है। और आप इस स्ट्रक्चर को भी बनाते हो, द ग्रेट महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप हैं लेकिन इनके पहले ग्रेट लगा हुआ है, एग्जेक्टिव लगा हुआ है, ठीक है, और एग्जेक्टिव के साथ में आर्टिकल द लगा हुआ है। अब देखो वैसे हम क्या होता है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर उसके पहले एग्जेक्टिव लगा के हमको क्या करना हो, उसको थोड़ा स्पेशल केस देना हो, स्पेसिफिक सेंस में अगर डिस्कशन करना हो, तो ऐसे केस में हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। देखो इस वाले रूल में क्या होता है ना, कई बार कुछ कंफ्यूजन आपके दिमाग में आता है। जब भी आप किसी भी नाउन के पहले आपको एग्जेक्टिव देखने को मिलेगा, आपको तुरंत लगेगा कि यार यहाँ पे भी आर्टिकल द लग जाना चाहिए। नहीं, ये वाला रूल इसलिए आपको पढ़ाया जाता है क्योंकि आपको अंडरस्टैंड करना है कि अगर शिवाजी द ग्रेट लिख के आ गया तो सेंटेंस सही होता है, द ग्रेट महाराणा प्रताप लिख के आया हुआ है तो सही होता है। प्रॉपर नाउन के पहले आपको भी पढ़ाया जाएगा कि जब ओमिजन आप आर्टिकल द की बात करेंगे, कहाँ कहाँ आर्टिकल द नहीं लगाया जाएगा, तो वहाँ पे बताया जाएगा आपको प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगाते। लेकिन इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर आपको मिल के आता है जहाँ पे आप प्रॉपर नाउन को स्पेसिफिक सेंस में बात करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे सिर्फ हम महाराणा प्रताप लिखें तो नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो ना, द ग्रेट महाराणा प्रताप, ये हम उनको स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहे हैं, महाराणा प्रताप नहीं, द ग्रेट महाराणा प्रताप। इसी तरीके से शिवाजी द ग्रेट, तो ये जो एग्जेक्टिव ऐड करते हैं ना, तो एग्जेक्टिव के पहले हमें आर्टिकल द लगाना पड़ता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर लगा के आर्टिकल द के साथ बनाया जाता है स्पेसिफिक मैसेज कन्वे करने के लिए। द फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम वॉज ग्रेट साइंटिस्ट। अब देखो एपीजे अब्दुल कलाम लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद लिखा हुआ द फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो है आपका ये एग्जेक्टिव की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, उसके पहले आर्टिकल द लगाया गया। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है जब भी आपके सेंटेंस के अंदर आए, तो इस तरीके का टोन और रिदम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मतलब इस तरीके का टोन बनता है, इस तरीके की चीज़ें बनती है, और इस तरीके की चीज़ें बनती है मतलब सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं है। समझ में आई बात। तो ये एक रूल नंबर 03 है, थोड़ा सा ध्यान ले लीजिएगा, बहुत इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बस आपको दिमाग में यही बैठाना है। उसके बाद हम रूल नंबर 4 डिस्कस करेंगे, और रूल नंबर अगर मैं 4 की बात करूं, ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री। मान लो आपके पास कोई नाउन है, जैसे योगेश इज द मोस्ट हैंडसम बॉय। अब बॉय आपका क्या है, आपका नाउन है, लेकिन इसके बाद हैंडसम बॉय लिखा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री भी कन्वे कर दी गई है। तो आपको पता है एग्जेक्टिव में भी आपने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप हमेशा आर्टिकल द लगाते क्यों। अब इस आर्टिकल के चैप्टर में ये समझना पड़ेगा गहराई में जाके क्यों लगाते हो। ये बात तो आपको एग्जेक्टिव के चैप्टर में पढ़ा है, ये तो खाली एक लाइन लिखी गई है ताकि ये आपका रिवीजन हो जाए। लेकिन अब आर्टिकल के चैप्टर में आ गए हो तो आपको ये गहराई समझनी है कि क्यों।
आपको पता है कि जब आप सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हो तो इसका ये मतलब होता है कि वो भाई सुप्रीम है। क्या है? सुप्रीम है, बाकी सारे लोग उसके नीचे आते हैं। मतलब अब ये डेफिनेट हो गया है कि यही सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं है। मतलब आपने एक पर्टिकुलर पोजीशन को फिक्स कर दिया, मतलब डेफिनेट कर दिया। इसी वजह से सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है क्या लगाते हो, आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी सुपरलेटिव डिग्री के पहले जनरल मैसेज कन्वे करने के लिए, बात समझिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले जनरल मैसेज कन्वे करने के लिए आप आर्टिकल ए का भी इस्तेमाल करते हो। जैसे दिस, यहाँ पे दिस इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल बुक नीडेड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत सारी किताबों की, अच्छी किताबों की ज़रूरत है। और दिस इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल बुक लिखा है क्या? दिस इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल बुक नीडेड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो यहाँ पे मोस्ट लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो मीनिंग कन्वे की जा रही है वो ये है कि इस तरीके की बहुत सारी ब्यूटीफुल बुक्स हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बुक्स हैं, लेकिन ये उनमें से एक है। तो आप एक जनरल मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो सुपरलेटिव डिग्री के साथ। तो कभी कभी ये होता है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपके आता नहीं है और इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। क्या है? इंफॉर्मेशन के लिए है कि हम इस तरीके का मैसेज आर्टिकल ए के साथ कन्वे कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपके एग्जामिनेशन में सुपरलेटिव डिग्री आए तो ध्यान रखिएगा, ये बात इसीलिए आपको बताई जा रही है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप हमेशा एग्जामिनेशन में जब भी देखोगे तो आप हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री के पहले नहीं करोगे। तो ध्यान रखिएगा। योगेश इज द मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ दिस ऑफिस। अच्छा, इस पे चर्चा हम लोग एग्जेक्टिव के चैप्टर में बहुत किए हैं। जहाँ जहाँ सुपरलेटिव डिग्री मिलेगा उन सभी जगहों पर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। अब ये आपको समझना है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल क्यों होता है। इस वाले कंसेप्ट पे एग्जेक्टिव के चैप्टर में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे इस वाले कंसेप्ट पे चर्चा होगी। कई बार क्या होता है, जब आप डायरेक्टली या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हो, डायरेक्टली या फिर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हो, मतलब अगर कोई चीज़ बढ़ेगा, दो चीज़ें हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। या किसी के बढ़ने से कोई चीज़ घटेगा, मतलब एक के होने से दूसरे पे इंपैक्ट पड़ेगा। इस तरीके का मैसेज कन्वे करना हो तब आप क्या काम करते हो, तब आप आर्टिकल द लेते हो और साथ में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करके सेंटेंस को आप बनाते हो। जैसे सेंटेंस देखिए, द हायर यू गो। अब ये है कंपैरेटिव डिग्री और इसके पहले आपने लिखा है आर्टिकल द हायर यू गो, कॉमा लगाया, द कूलर यू फील। अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगाया है कूलर और आर्टिकल द लगाया है यू फील। द हायर यू गो द कूलर यू फील। जितना ऊंचाई पे जाओगे उतना ही ठंडा महसूस करोगे। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, द हार्डर यू वर्क, कॉमा, द बेटर विल बी द रिजल्ट। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही अच्छा तुम्हारा रिजल्ट होगा। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हारा रिजल्ट नहीं अच्छा होगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो मैंने कैसे बनाया, द हार्डर, ई आर के साथ कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमने द लगाया। अब यहाँ पे जब बेटर की बात करते हैं तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है और यहाँ पे आप कॉमा लगा रहे हो, तो द बेटर विल बी द रिजल्ट। एक मैं सेंटेंस और फॉर्म करता हूं, द हार्डर यू पुश the better will be the gain। जितना ज़्यादा पुश करोगे अपने आप को उतना ही बेहतर जो है गेन होगा आपका। ये मैंने जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस जिम के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप जिम में जाते हो, जितना ज़्यादा अपने आप को पुश करते हो एक्सरसाइज करने के लिए, मेहनत करने के लिए, उतना ही अच्छी आपकी मसल्स गेन होगी। समझ में आई बात? तो ये क्या है कि एक काम करने से दूसरा काम हो रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल एस्पेक्ट में चल रहा है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में आप क्या काम करते हो, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करके आप बनाते हो। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। कंपैरेटिव डिग्री के केस में आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो कब,
जब आपको ज़रूरत पड़ती है डायरेक्टली या फिर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनलिटी की बात करने की, कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा या एक के घटने से दूसरा घटेगा, इस तरीके का जब आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करके सेंटेंस बनाना हो तब आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। अदरवाइज एग्जेक्टिव के चैप्टर में पढ़ाया गया है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हो। तो दिस इज द केस जो आपको खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। एक और चीज़ है जो आपको एग्जेक्टिव के चैप्टर में पढ़ाया गया था कि अगर आपको दो में से एक का चुनाव करना है, दो में से एक का चुनाव करना है, तो उस केस में आप कंपैरेटिव डिग्री, ऑफ और आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। क्या? जब दो में से एक को चुनना है, दो है, दो में से एक का चुनाव करना है और सुपरलेटिव डिग्री के रेफरेंस में चुनाव करना है, तब आप क्या काम करते हो? आप द का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो, फिर ऑफ का इस्तेमाल करते हो। देखो कैसे है। जय इज द बेटर ऑफ द टू टीचर्स। मान लो मैं और जय सर आपको स्मार्ट बुक पढ़ा रहे हैं, मान लो उज्जवल एंड जय सर जो है आपको स्मार्ट बुक बना रहे हैं, लेकिन जय सर क्या है, मेरे से ज़्यादा बेस्ट है, मेरे से, दो में भी बोलते हैं ना, मेरे से ज़्यादा बेस्ट है। आप अपने दोस्तों के बीच में बात करते हो ना कि स्मार्ट बुक दो लोग पढ़ा रहे हैं, जय सर पढ़ा रहे हैं, उज्जवल सर पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपका एक दोस्त बोलता है जय सर बेस्ट है, जय सर उज्जवल सर से बेस्ट है। तो अगर आपको इस तरीके का मैसेज कन्वे करना हो ग्रामेटिकली, तो आप ग्रामेटिकली इस तरीके से मैसेज कन्वे करोगे, जय इज द बेस्ट ऑफ द टू टीचर्स। अब यहाँ पे देखो, सॉरी बेटर, जय इज द बेटर ऑफ द टू टीचर्स। जय दोनों में से बेहतर टीचर है। दोनों में से बेहतरीन होने के लिए आप द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ का इस्तेमाल करोगे। ये है द, ये है कंपैरेटिव डिग्री और ऑफ का इस्तेमाल है। अवगत इज द टालर ऑफ द टू स्टूडेंट। दो स्टूडेंट है और अवगत दोनों में से ज्यादा टालर है। तो यहां पे कंपैरेटिव डिग्री बताने की कोशिश नहीं कर रहे हो, दो में से बेस्ट बताने की कोशिश कर रहे हो। तो दो में से जब बेस्ट बताना हो, दो में से जब बेस्ट बताना हो तो एक फॉर्मूला याद रखना कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ का इस्तेमाल करते हो। ये एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन यही नंबर दो से अगर ज्यादा हो, अगर नंबर अगर दो से ज्यादा हो तो वापस आप सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हो। जैसे जय इज द बेस्ट ऑफ ऑल द टीचर्स। जय सभी टीचर्स में से सबसे अच्छे टीचर्स हैं। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स। अब जैसे ही आप, जैसे हम सारे एस्पिरेंट्स की बात कर रहे हैं, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स, क्योंकि यहाँ दो से ज्यादा की बात हो रही है, तो इस वजह से जो है आप आर्टिकल द लगा रहे हो, फिर सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहे हो। अगर मैं इस सेंटेंस को अगर दो के लिए लिखूं, ही इज द मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट ऑफ टू एस्पिरेंट्स। आप सेंटेंस आप दो के लिए इस तरीके से लिख सकते हो, दो से ज्यादा के लिए इस तरीके से लिख सकते हो। जय इज द बेस्ट ऑफ ऑल द टीचर्स, ये दो से ज्यादा के लिए है। तो ध्यान रखिएगा कि जब दो में से एक को बेस्ट बताना हो तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ, अगर दो से ज्यादा हो गए तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ लगा के आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके एग्जामिनेशन में बहुत फ्रिक्वेंट पूछा जाता है। तो आर्टिकल द की ये स्पेशल यूज केसेस हैं। एक ये रूल नंबर जो 8 है ना, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछा गया है। जब पहली बार मैं तैयारी कर रहा था, मैं बहुत कंफ्यूज था कि ये सेंटेंस में एरर क्या है, और एरर है तो क्यों एरर है। अब जैसे आपको एक बात ये पता है, जैसे मैं बोलूँ जज, तो जज क्या है? प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ जज, फादर, फादर मतलब पिता और मदर, मदर मतलब माता। तो जज की अगर मैं बात करूं तो जज का मतलब एक पर्सन हो सकता है जो हमारा नाउन हो सकता है। लेकिन जज को जब हमको इस्तेमाल करना हो कि जज की क्वालिटी, फादर, फादर की क्वालिटी, मदर, मदर की क्वालिटी, समझ रहे हैं ना। और फिर उस क्वालिटी को, मतलब इसको पहले ये आपका नाउन है, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में समझो, ये पहले नाउन है। नाउन को क्या करना है? नाउन को आपको एग्जेक्टिव में टर्न करना है। नाउन को एग्जेक्टिव में टर्न करना है, फिर एग्जेक्टिव को वापस नाउन में टर्न करना है। किसमें करना है? नाउन में टर्न करना, फिर सेंटेंस के अंदर यूज करना है। फिर क्या करना है? सेंटेंस के अंदर यूज करना है। इतना लंबा प्रोसेस है कि नाउन को एग्जेक्टिव में, एग्जेक्टिव को वापस से नाउन में कन्वर्ट करना है, फिर उसको सेंटेंस के अंदर यूज करना है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करोगे? जैसे मैं बोलूँ जज, अब मैं अगर बोलूँ जज की क्वालिटी, जज की क्वालिटी, और मैं इसको मान लूँ क्या? एग्जेक्टिव। मान लूँ कि जज बोलने का मतलब जज की क्वालिटी, तो इसको वापस नाउन में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये बताया गया है कि आप इसके पहले आर्टिकल लगा दो, आर्टिकल द लगा दिया, द जज लिख दिया। द जज का मतलब ये हो गया कि जज की क्वालिटी,
द जज का मतलब स्पेसिफिक जज नहीं हुआ, इसका मतलब दो मतलब निकल के आएंगे। इसका मतलब हो गया कि बहुत सारे जज हैं, उसमें हम किसी फिक्स जज की बात कर रहे हैं। एक द जज का मतलब ये हो गया जज की क्वालिटी। हमने इस नाउन का इस्तेमाल एग्जेक्टिव की तरह अपने मन में सोचा, फिर उसको फॉर्मूले के हिसाब से नाउन में कन्वर्ट किया और हिंदी में उसे कन्वर्ट कर दिया। अब द जज का मतलब हो गया जज की क्वालिटी। अगर मैं इसी तरह फादर को बोलूं तो फादर को मान लो एग्जेक्टिव की तरह हमने कन्वर्ट किया, हमने इसको ट्रीट किया फादर की तरह। और अगर यहाँ पे हमको ये करना हो तो द फादर जैसे लिखा, द फादर। इसी तरीके से द मदर। तो ये क्या होते हैं, इनको अब हम सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका सेंटेंस के अंदर यूज केस देखो किस तरीके से आपके एग्जाम में आया गया है। जैसे द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। द जज इन हिम, उसके अंदर का जज, उसके अंदर का जज मतलब जो जजमेंट की क्वालिटी थी, उसके अंदर जो न्याय करने की क्वालिटी थी। द जज इन हिम का मतलब हो गया कि उसके अंदर जो है जज तो बैठ नहीं जाएंगे। द जज इन हिम का मतलब हो गया कि उसके अंदर जज की एक क्वालिटी थी। प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस हिज सन टू दैट। वो क्या है, बाप से ज्यादा बड़ा हो गई। प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, पिता के ऊपर जो है वो थोड़ा भावी हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने अपने बाप को जो है अपने बेटे को मृत्यु की सजा सुना दी। द जज इन हिम, उसके अंदर जो जज की क्वालिटी, मान लो कोई पिता है वो पहले से जज की सीट पे बैठा हुआ है, तो उसके अंदर जज की एक क्वालिटी है, मतलब वो बैठा हुआ, उसको पता है कि उसको क्या करना होता है। तो वो जो क्वालिटी है वो उसके जो पापा वाली क्वालिटी थी उसको सरप्लस कर गई। और उसके बाद उसने क्या किया, अपने ही बेटे को क्या काम किया, मौत की सजा सुना दी। उसी तरीके से देखना द मदर इन हर, द फादर इन हिम। इस तरीके से जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर मिलता है तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर माँ की क्वालिटी, उसके अंदर बाप की क्वालिटी, या उसके अंदर पिता की क्वालिटी। बाप की क्वालिटी बोलने का मतलब यह है कि हमारे यूपी बिहार में पिता को बाप बोला जाता है, ठीक है, और इसको सोफिस्टिकेटेड वर्ड में बोला जाता है कि बात करने की तमीज़ नहीं है, बट हमारे यूपी बिहार में पिता को बाप बोला जाता है। तो इसे हिंदी ट्रांसलेशन, और हिंदी में भी अगर मैं बोलूँ तो शुद्ध हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है फादर का, ये हमारा भोजपुरी ट्रांसलेशन है कि हम पिता को बाप बोलते हैं। तो द मदर इन हर, द फादर इन हिम, इसका मतलब हो गया कि माता की क्वालिटी, पिता की क्वालिटी, जज की क्वालिटी। तो इस तरीके से जब आपको एक क्वालिटी विद्यमान अगर किसी के अंदर बताना हो तब आप आर्टिकल द के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं। जो आपके एग्जाम में आया था वो कुछ इस तरीके से सेंटेंस आया था, बस ये जज नहीं दिया हुआ था, ऐसे लिखा था जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस इज सन टू दैट। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरीके के सेंटेंस आता है तो उसमें जब किसी के अंदर किसी नाउन की क्वालिटी की विद्यमान होने की बात हो तो हमेशा उसके पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। तो जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, द मदर इन हिम, द फादर इन हिम, द सन इन हिम। तो इस तरीके से क्वालिटी विद्यमान होने की जब भी बात करें तो आर्टिकल द का इस्तेमाल करके आप बनाते हो। और इसको एक सिंगल लाइन में कह सकते हो, व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्सनालिटी प्रेजेंट इनसाइड ए पर्सन वी यूज आर्टिकल द बिफोर दैट पर्सनालिटी। समझ में आई बात? तो द जज इन हिम, द मदर इन हर, द फादर इन हिम, द सन इन हिज। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर आप बना सकते हो और ये आपके एग्जामिनेशन में आता है। और ये आई थिंक कि 2011-12 में ये आपके एग्जामिनेशन में आया था इस रूल पे बेस्ड जो है क्वेश्चन। इसके बाद कई बार क्या होता है कि यूनिट जो होती है मेजरमेंट, उसके पहले आप देखते हो बनाना जा सोल्ड बाय द डजन, ठीक है, और पोटैटो इज सोल्ड बाय द किलो। तो इस तरीके से आप आर्टिकल द का इस्तेमाल कर लेते हो इस केस में, लेकिन ये एग्जामिनेशन में जो है आपके आता नहीं है। सो आपको जानकारी होना चाहिए कि जब मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करते हो तो उसके पहले आप आर्टिकल द लगा लेते हो। अब रीज़न क्यों है आर्टिकल द लगाते हो? क्योंकि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो बनाना है होता है वो दर्जन के हिसाब से ही बिकता है। बनाना होता है जो दर्जन के हिसाब से बिकता है, आलू जो होती है वो किलो के हिसाब से बिकती है। तो ये हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो आर्टिकल द का काम ही ये है कि जब आप स्पेसिफिक सेंस में बात करते हो तो आपको आर्टिकल द लगाना पड़ता है। जैसे अगर मैं बोलूँ पोटैटो, पोटैटोज आर सोल्ड बाय द किलो। तो इस तरीके से आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो स्पेसिफिक सेंस में बात करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। जैसे कुछ प्रोफेशनल नेम्स होते हैं, जैसे प्रेस हो गया, ब्रेंच हो गया, इनके पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। अब द प्रेस द बेंच, पहले मतलब समझिए प्रेस का मतलब क्या हो गया। प्रेस का मतलब न्यूज़पेपर समझते हैं? नहीं, जो कलेक्टिवली आपका ये मीडिया होती है, इन सबको प्रेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो जब पूरा प्रोफेशनल एंटिटी को एक सिंगल
यूनिट के अंदर कंबाइन करके लिखते हैं तो वो स्पेसिफिक सेंस हो जाता है, इस वजह से आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द बेंच लिखा हुआ है, बेंच के अंदर कई सारे जजेस होते हैं, जजेस के समूह होते हैं, लेकिन इनको बेंच का नाम स्पेशल सेंस में दिया जाता है, इस वजह से बेंच के पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। जैसे सी हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड टू द बेंच, ही वर्क्स इन द प्रेस, वो प्रेस के अंदर काम करता है। प्रेस का मतलब होता है कि वो प्रेस के अंदर किसी भी पोजीशन पे काम कर सकता है, और यहाँ पे है कि उसने मतलब बेंच के अंदर उसे अपॉइंट किया गया अभी राइट नाउ, सी हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड टू द बेंच। तो बेंच के पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल कर रहे हो, प्रेस के पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। तो अगर हम प्रोफेशंस की बात करें, अगर कंप्लीट प्रोफेशन की बात करें, उनके स्पेसिफिक सेंस में हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं प्रेस और बेंच के पहले। और ये दो कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में एक दो बार पूछे गए हैं, तो इन दो को ही मेमोराइज करके रखिए।